हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी और आज हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग असल में प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। जो 11th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं और आज की क्लास इस चैप्टर की 5th वीडियो है। यानी इससे पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, अलगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, 4 क्लास हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग जो हमारी आज की जो क्लास है बेटा उसमें हम जिम्नोस्पर्म डिस्कस करेंगे। जिम्नोस्पर्म डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जिम्नोस्पर्म। अच्छा देखो बेटा, जिम्नो है ना, जिम्नो लफ्ज जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, ठीक है, और स्पर्म का मतलब होता है सीड। यानी जिम्नोस्पर्म जो होता है वो नेकेड सीड होता है, यानी सीड तो पाया जाता है। देखिए अभी तक बेटा, अगर अभी तक बात की जाए, यानी अब हमने अलगा बात कर लिया, ब्रायोफाइटा बात कर लिया, टेरिडोफाइटा बात कर लिया, इन तीनों ही ग्रुप में सीड एब्सेंट था। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे यानी जिम्नोस्पर्म में, तो वो जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं। इस एंजियोस्पर्म भी और जिम्नोस्पर्म टुगेदर दे आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स मतलब सीड इज प्रेजेंट, यानी वो प्लांट्स जिनमें सीड पाए जाते हैं, वो प्लांट जिनमें सीड पाए जाते हैं उसे हम लोग स्पर्मेटोफाइट्स कह रहे थे। इससे पहले बेटा अलगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में हमें सीड नहीं मिला था, लेकिन यहां पर पहली बार हमें क्या मिला, सीड मिला। हाँ, ये सीड उस तरह का नहीं होता है जैसा आपका एंजियोस्पर्म का होता है। यहां पर सीड कैसा होता है बेटा, नेकेड सीड होता है ना। नेकेड सीड का क्या मतलब, सीड कोट एब्सेंट होती है। जिम्नोस्पर्म में मैंने लिखा यहां पे कि जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीडेड वैस्कुलर प्लांट, यानी नेकेड होगा, सीड तो होगी लेकिन नेकेड होगा। नेकेड का क्या मतलब, सीड कोट इज एब्सेंट। नेकेड का मतलब है बेटा सीड कोट कैसी होगी, एब्सेंट होगी। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ओव्यूल इज नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ओव्यूल इज नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। ओव्यूल के ऊपर बेटा ओवरी वॉल नहीं होती, इसीलिए फ्रूट वॉल भी नहीं पाया जाएगा, फ्रूट भी नहीं पाया जाएगा। ये सारी चीजें जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती हैं। जिम्नोस्पर्म में सिर्फ एक चीज होती है, सीड, और वो भी कैसा होता है, नेकेड सीड होता है। ठीक है, आगे बढ़े जिम्नोस्पर्म। लेकिन आप एंजियोस्पर्म में जब पहुंचेंगे तो एंजियोस्पर्म में सीड कोट भी पाया जाएगा और ओव्यूल इज इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल भी होगी, फ्रूट वॉल भी होगा, फ्रूट भी होगा, वो सारी चीजें वहां पर पाई जाएंगी। तो जिम्नोस्पर्म कैसा है, नेकेड है, सीडेड है, वैस्कुलर प्लांट मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम पाई जाए। अब इसमें भी देख लो, अभी तक बेटा हम जब आए हैं तो अलगा में और ब्रायोफाइटा में वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो एब्सेंट थे। लेकिन जब हम फ्लोएम टेरिडोफाइटा में पहुंचे तो वहां पर पाए जा रहे थे, लेकिन विद सम लिमिटेशंस। और यहां पर फिर क्या है, जिम्नोस्पर्म में पाए जाएंगे जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट, जिम्नोस्पर्म को हम लोग ट्रैकियोफाइट्स विदाउट वूम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ओवरी एब्सेंट होती है, या फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। देखो फेनेरोगैम्स विदाउट ओवरी है ना, सीड तो है लेकिन ओवरी नहीं होगी। जाहिर सी बात है बेटा, जब ओवरी नहीं होगी तो ओवरी वॉल नहीं होगी, इसका मतलब फ्रूट नहीं होगा। बात समझ में आ गया। अच्छा, लास्ट में क्या, जिम्नोस्पर्म इज डोमिनेंट इन टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट। जो टेम्परेट एरियाज होते हैं, टेम्परेट कॉनिफेरस, वहां पर मैक्सिमम जिम्नोस्पर्म ही होता है। आगे देखते हैं जिम्नोस्पर्म में किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं। मीडियम साइज भी होते हैं, मीडियम साइज होते हैं ट्री, टॉल होते हैं, श्रब भी होते हैं। इसे इसलिए इस तरीके से याद रखने की जरूरत है कि एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, उसमें इन्होंने हर्ब भी इंक्लूड कर दिया था और पूछा था कि जिम्नोस्पर्म में किस तरह का प्लांट नहीं पाया जाता है, तो वो हर्ब था। लास्ट नेक्स्ट देखो, सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जैमिया पिग्मिया और सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिक्वा होता है, जिसे हम लोग रेडवुड ट्री भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म के केस में बेटा मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, स्पोरोफाइट होती है, जो कि डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम और लीफ में। अब देखो यहां पर मैंने बताया था बेटा अलगी केस में, ब्रायोफाइटा केस में, वहां पर मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट, है ना, गैमेटोफाइट थी।
लेकिन जब आप टेरिडोफाइटा में आए, आप जब जिम्नोस्पर्म में आए, तो वहां पर मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पर्मेटोफाइट है। ठीक है, वहां पर मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पर्मेटोफाइट है। ठीक है, अल्गी ब्रायोफाइटा में भी प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। लेकिन जब आप टेरिडोफाइटा में आए तो वहां पर आपको टेरिडोफाइटा से ही, देखो ये सारा एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट बेटा याद रखना, मैं बार बार बोलता चल रहा हूं, इसलिए ये सारी चीजें आप लोग लिखते भी रहिएगा। अगर यहां पर ना भी मिले तो आप अपने नोट्स में इन सब चीजों को जरूर इंक्लूड कर दीजिएगा जो मैं एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट बताता रहता हूं। इसमें टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में भी क्या होगा कि, हाँ मैंने क्या बताया कि यहां पर भी रूट स्टेम और डिफरेंशिएटेड नहीं होती है रूट स्टेम एंड लीफ में, लेकिन टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में डिफरेंशिएटेड होती है, टेरिडोफाइटा से स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं रूट किस तरह की पाई जाती है, क्योंकि इस पर जाहिर सी बात है रूट स्टेम और लीफ तीनों पाई जाती है। थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत पूछा जाता है। रूट कैसी होती है? जनरली टैप रूट। अच्छा, इसमें बहुत से रूट स्टेम और लीफ में बेटा बहुत से टर्म आएंगे, जो अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें उस टर्म को एक्सप्लेन किया जाएगा। यहां बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, हम मॉर्फोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में हम वहां पे एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। मेनली कैसी होती है? टैप रूट होती है ज्यादातर। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकेंडरी ग्रोथ भी पाई जाती है रूट में। सेकेंडरी ग्रोथ मतलब चौड़ाई में जो बढ़ता है, विथ में, है ना। नेक्स्ट, इन सम जेनरा रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म जैसे पाइनस इज एसोसिएटेड विद फंजाई टू फॉर्म ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसे हम लोग माइकोराइजा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे टिक कर लो, इसे टिक करिए बेटा, कि जो पाइनस के केस में वैसे आमतौर पर जिम्नोस्पर्म ही होता है, लेकिन फिर भी अगर कभी डिटेल में क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग याद रखिएगा कौन से जिम्नोस्पर्म में भी जो रूट से माइकोराइजा एसोसिएटेड होती है और वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है, उस तरह की रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? माइकोराइजा या माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। अच्छा, साइकस में दो तरह की रूट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकस में बेटा दो तरह की होती है, एक तो नॉर्मल टैप रूट होती है, दूसरा उसमें कोरिलॉइड रूट होती है। ये याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कोरिलॉइड रूट जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है और किस जिम्नोस्पर्म में। तो सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरिलॉइड रूट। ठीक है, और कोरिलॉइड रूट इट इज एसोसिएटेड विद एनाबियना फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें पता है कि एनाबियना क्या होती है? मैं पढ़ा चुका हूं मोनेरा में बेटा, बीजीए होता है एक तरह का, ये एक तरह का एनाबियना जो है फिलामेंटस बीजीए होता है। एनाबियना पढ़ाया था, नॉस्टॉक पढ़ाया था, ऑसिलेटोरिया पढ़ाया था, ये सारे क्या होते हैं? फिलामेंटस बीजीए। तो कोरिलॉइड रूट में ये एसोसिएटेड होती। तो यहां पर हमें दो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की चीज मिल गई। एक तो पाइनस में फंजाई होती है, माइकोराइजा कहते हैं। यहां पर जो इसकी साइकस की जो रूट होती है जिसे कोरिलॉइड रूट कहते हैं, उसमें एनाबियना पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इस कोरिलॉइड रूट में रूट हेयर और रूट कैप, ये दोनों चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेम कैसी है? स्टेम बेटा इरेक्ट होती है ना, बाहर की तरफ इरेक्ट होती है। अनब्रांच ब्रांच भी हो सकती है और अनब्रांच दोनों हो सकती है। ब्रांच किसमें पाया जाएगा? पाइनस में और देवदार में, देवदार में। और अनब्रांच का एग्जाम्पल क्या है? अनब्रांच का एग्जाम्पल है बेटा साइकस। ये जरूर याद रखना किसमें ब्रांच का कौन सा एग्जाम्पल है, अनब्रांच का कौन सा एग्जाम्पल है। स्टेम शो सेकेंडरी ग्रोथ, यानी यहां पर रूट में भी और स्टेम में भी दोनों जगह सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। द वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म नॉन पोरस होती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेसल्स। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेस्कुलर टिश्यू बेटा इसमें पाया जाता है, इनमें वेस्कुलर टिश्यू पाया जाता है लेकिन कुछ लिमिटेशंस के साथ, जैसे बट जाइलम लैक द वेसल। जाइलम में वेसल एब्सेंट होती है और यहां फ्लोएम में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। ठीक है, याद करो यही सेम कंडीशन टेरिडोफाइट्स में भी थी। याद आ रहा है कुछ? पलट के नोट्स देखो। तो मैंने आपसे कहा कि वेस्कुलर टिश्यू में बेटा जाइलम पाया जाएगा, फ्लोएम पाया जाएगा, लेकिन जाइलम में वेसल एब्सेंट होंगी और फ्लोएम में कंपेनियन सेल होंगी। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे होते हैं जिनके जाइलम में वेसल्स पाया जाता है। देखो, एक्सेप्ट इन द जाइलम ऑफ नीटम इफेड्रा, ये प्लांट्स होते हैं वेयर वेसल इज एब्सेंट। अच्छा, एक चीज यहां बता दूं मैं तुम्हें कि इन जिम्नोस्पर्म इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल एल्ब्यूमिनस सेल इज प्रेजेंट। याद रखना, इन जिम्नोस्पर्म
जिम्नोस्पर्म in place of in gymnosperm in place of companion cell albuminous cell is present। ये बात बेटा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, albuminous cell is present। लास्ट पॉइंट क्या, जो नीटेल होता है ये एक प्लांट होता है, ये कनेक्टिंग लिंक है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का। इसमें ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने लिखवाए हैं, ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है लीफ। लीफ किस तरह की होती है? लीफ बेटा कंपाउंड भी हो सकती है और सिंपल भी हो सकती है। कंपाउंड भी हो सकती है और सिंपल भी लीफ हो सकती है। सिंपल लीफ कैसी होगी? देखो आप लोगों ने देखा होगा, ये मान लो मैं कह रहा हूं ये स्टेम है, ये लीफ निकली है, ठीक है, ये लीफ है। ये कैसी होगी बेटा? ये सिंपल लीफ है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ऐसे बताऊं, ये ब्रांच है, ये स्टेम है, इसकी ये ब्रांच निकली है, इसमें ऐसे ऐसे लीफ निकली है। जैसे आपने नीम में देखा होगा, नीम के केस में आपने देखा होगा, इस तरह की लीफ को बेटा हम लोग, इस तरह की जो लीफ होती है इसे कंपाउंड लीफ कहते हैं, और उसमें हर एक लीफ को हम लोग लीफलेट्स कहते हैं, लीफलेट्स, ठीक है। तो लीफ कैसी होती है? कंपाउंड होती है या सिंपल होती है? ये सिंपल हो गई, ये कंपाउंड लीफ हो गई। इन साइकस पिन्नेट लीव्स आर फाउंड। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। जो जिम्नोस्पर्म के केस में जो लीफ इस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है ताकि अगर कभी भी कोई एक्सट्रीम यानी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो वो उसे आसानी से सर्वाइव कर सके। अच्छा, इन सिंपल लीफ द लीफ लैमिना, ये दिस इज लीफ लैमिना, इसे बेटा ये है ना, ये लीफ लैमिना है, ये है ना, ये लीफ लैमिना। क्या यहां पे मैंने लिख दिया है कि सिंपल और कंपाउंड का क्या फर्क होता है? इन लीफ लैमिना, इन सिंपल लीफ द लीफ लैमिना इज इंटायर, है ना, ये इंटायर, while in compound leaf lamina is incised or lamina touches to the mid vein, thus the lamina is divided into smaller parts called leaflets। यही बात मैंने अभी आपको बताई है। नेक्स्ट देखिए, इन कॉनिफर्स मतलब जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है। निडल लाइक लीफ रिड्यूसेस द सरफेस एरिया टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। आपको ये बात पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेटा ये एक तरीका होता है, प्लांट जो लॉस होता है इन बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से जिस तरीके से पानी लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, उससे बचाने के लिए प्लांट जो है अपने अंदर अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस करता है। उसमें एक तरीका है कि अपने आप को वो निडल लाइक, कांटे की तरह स्ट्रक्चर बना लेता है। क्योंकि देखिए लीफ जब ऐसी होगी तो उसका सरफेस ऐसा होगा, ठीक है, सरफेस ज्यादा एक्सपोज होगा सन के तो ज्यादा वाटर निकलेगा। लेकिन अगर वो इस तरीके से अपने आप को इस तरीके से मतलब एक निडल लाइक बना ले या अपने आप को ऐसे मोड़ ले, तब क्या होगा? इसका सरफेस कम एक्सपोज होगा ना, यानी वाटर कम रिलीज होगा। तो इन कॉन्फर्स निडल लाइक लीव्स रिड्यूसेस द सरफेस एरिया टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। अच्छा, एक तो ये तरीका होगा कि निडल लाइक बना लेता है। दूसरा तरीका क्या है कि वो क्या करता है कि एक दूसरे तरीका यह है कि अपनी लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल डेवलप कर लेगा या संकन स्टोमेटा बना लेता है। इसकी वजह से भी क्या होता है, इन दोनों की वजह से भी लॉस ऑफ वाटर रिड्यूस हो जाता है। इज ऑल्सो प्रेजेंट, आप लिख लीजिएगा कि थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा इज ऑल्सो प्रेजेंट टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, अच्छा, यहां पर लीफ दो तरह की होती है। एक फोलिएज होती है, एक स्केली लीफ होती है। दो तरह की लीफ होती है बेटा, एक फोलिएज होती है, एक स्केली लीफ होती है। फोलिएज लीफ कैसी होती है? ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, ये फोटोसिंथेसिस करती है। और जो स्केली लीफ है ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों पाई जाती है? ये बेटा प्रोटेक्शन का काम करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है। चले आगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। देखिए हम लोग
नीचे से लाइफ साइकिल यानी अलगा से लाइफ साइकिल पढ़ते चले आ रहे हैं तो काफी कुछ हमें कुछ क्लियर है। और टेरिडोफाइट से काफी सिमिलर है इसकी लाइफ साइकिल, बहुत सी चीजें इसमें मिलती हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पे जिम्नोस्पर्म का सारा कैसा होता है, हेटेरोस्पोरस होता है। सारा का सारा जिम्नोस्पर्म कैसा होता है, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस मतलब दो तरह के स्पोर होते हैं, माइक्रो और मेगा में, याद करो टेरिडोफाइट्स में। अब देखो अगर तुम बात करो ब्रायोफाइट्स में तो सारे स्पोर कैसे होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं, है ना, होमोस्पोरस होते हैं। आप बात करिए टेरिडोफाइटा की तो वहां पे दोनों तरह के होते हैं, होमो भी होते हैं और हेटेरो भी होते हैं। यहां पर आएंगे यानी जिम्नोस्पर्म में तो सारे के सारे कैसे हैं बेटा, सारे के सारे हेटेरोस्पोरस है। यानी देखिए एवोल्यूशनरी लिहाज से जैसे जैसे हम बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी अलगी से ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, स्पोर्स कैसे होते चले जा रहे हैं, हेटेरोस्पोरस होते चले जा रहे हैं। तो दो तरह का स्पोर यहां पर बनता है। फिर ये सारी बातें आप लोगों को टेरिडोफाइटा में समझा चुका हूं, फिर एक बार बता देता हूं। लेकिन स्पोर जिस स्ट्रक्चर या जिस थैले में या जिस बैग में पाया जाएगा उसे हम लोग स्पोरेंजिया कहेंगे, और स्पोरेंजिया जिस लीफ में पाई जाएगी उसे हम लोग स्पोरोफिल कहेंगे। ठीक, अब यहां पर देखो, यहां पर एक बात मैंने बताया कि स्पोरोफिल देखो दो तरह की हो सकती है ना। इस देखो फिल मतलब होता है लीफ, यानी ऐसी लीफ जो स्पोर बियर करे। अब देखो एक हो सकती है माइक्रोस्पोरोफिल, एक हो सकती है मेगा स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल इज इक्विवेलेंट टू स्टेमन, ये क्वेश्चन है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। एंड मेगा स्पोरोफिल इज इक्विवेलेंट टू कार्पेल। दो तरह की लीफ होगी, क्योंकि देखो स्पोर भी दो तरह के होंगे ना। अब ऐसे समझो, वो स्पोर वो लीफ जिसमें माइक्रो स्पोर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। वो लीफ जिसमें मेगा स्पोर होगा उसे हम लोग मेगा स्पोरोफिल कहेंगे। वही बात है माइक्रोस्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरोफिल में बेटा माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी, और माइक्रोस्पोरेंजिया अपने पास क्या रखेगी, माइक्रो स्पोर रखेगी। इसी तरीके से यहां पर है मेगा स्पोरोफिल, जिसे हम लोग कार्पेल भी कहते हैं, क्योंकि मेगा स्पोरोफिल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब मेगा स्पोरोफिल में बेटा मेगा स्पोरेंजिया भी होगी, और मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, मेगा स्पोर होंगे। ठीक, यहां तक कुछ समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे, आगे चले। अब देखो आगे देखते, हाँ लास्ट में मैंने वैसे इससे पहले बताया था, माइक्रोस्पोरोफिल कंटेनिंग स्पोरेंजिया इज कॉल्ड मेल कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रॉबेरी या पोलन कोन। ठीक है, यानी अगर माइक्रोस्पोरोफिल, ऐसी माइक्रोस्पोरोफिल जिसमें स्पोरेंजिया हो, है ना, तो उसे हम लोग मेल कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रॉबेरी या पोलन कोन कह सकते हैं। कहने का मतलब बेटा ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉबिलस मतलब क्या होता है। स्ट्रॉबिलस मतलब ये होता है, स्ट्रॉबेरी या स्ट्रॉबिलस मतलब इसे कोन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो स्पोरोफिल है जब वो कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, स्पोरोफिल जो है वो जब कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं, बहुत सी स्पोरोफिल है, वो जब कंपैक्टली अरेंज्ड होंगे तो उसे स्ट्रॉबिलस या कोन कहते हैं। अब अगर यहां पर माइक्रोस्पोरोफिल, बहुत सी माइक्रोस्पोरोफिल आपस में कंपैक्टली अरेंज्ड है, ये एक माइक्रोस्पोरोफिल 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 है, ये आप कंपैक्टली स्ट्रक्चर बना लेती हैं। एक एपेक्स पे पाया जाता है, कभी आप कहते हैं पाइनस या साइकस देखिए, तो उसके एपेक्स पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे कोन कहते हैं, वो यही होता है। ठीक है, इसी तरीके से मेगा स्पोरोफिल है ना, मेगा स्पोरोफिल बियरिंग मेगा स्पोरेंजिया इज कॉल्ड फीमेल कोन या मेगा स्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रॉबेरी या सीड कोन। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा अब आगे आ जाओ, होमोथैलस हेटेरोथैलस क्या होता है, कई बार बता चुका हूं। होमोथैलस मतलब, होमो मतलब होता है एक, सिंगल, थैलस मतलब स्ट्रक्चर, यानी ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा थैलस वो थैलस जिस पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाए, मेल एंड फीमेल दोनों पाए जाए, तो होमोथैलस, यानी होमोथैलस इज इक्विवेलेंट टू मोनोइशियस। याद आ रहा है, समझाया था मैं तुम लोग को, होमोथैलस इज इक्विवेलेंट टू मोनोइशियस। तो मोनोइशियस का एग्जांपल क्या है, पाइनस सिड्रस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। मैं इसलिए इंपॉर्टेंट टिक करा दे रहा हूं कि ये सब चीजें पूछे भी जाती हैं और भूल भी जाती हैं। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि होमोथैलस का मतलब क्या होता है कि व्हेन बोथ दी
both the sex organ is both the मतलब male and female, when both the sex organ is present on same thallus और हेट्रोथैलस मतलब जब डिफरेंट पे होगा, इसका एग्जांपल है साइकस है, देवदार है। when male and female sex organ is present on different thallus, ठीक है। जब अलग अलग थैलस पे होगा तो वो हेट्रोथैलस, एंड हेट्रोथैलस इज इक्विवेलेंट टू डाइईशियस। अच्छा, अब यहां पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां से बेटा हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसमें क्या होगा कि विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम मेनी एमएमसी, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत से माइक्रोस्पोर मदर सेल, वो एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल है, आर प्रेजेंट विच अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस मेनी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ठीक है, उसमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनाएंगे। अब ये जो माइक्रोस्पोर होगा ये बेटा जब फर्दर डेवलप करेगा तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और दिस मेल गैमेटोफाइट वो बहुत रिड्यूस होगा, उसे हम लोग पॉलन ग्रेन कहेंगे। और द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन माइक्रोस्पोरेंजिया। एक मिनट, इसको बेटा मैं ऐसे समझा दे रहा हूं, देखो ये है आपका माइक्रोस्पोरोफिल, ये है माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल है। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है बेटा, इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया है। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होंगी, एमएमसी होंगी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी, ठीक है बेटा। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस होगी तो क्या बना देगा, ये मेल, ये बनाएगा बेटा मेल गैमेटोफाइट। एमएमसी में जब मियोसिस होगी तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। ये मेल गैमेटोफाइट जो है ये हाईली रिड्यूस्ड होगा, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस मेल गैमेटोफाइट को पॉलन ग्रेन कहेंगे। अब पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट होता है, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस होता है। तो ये माइक्रोस्पोरोफिल हो गई, ये 2n होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया ये भी बेटा 2n होती है। एमएमसी ये भी आपकी 2n होती है। उसके बाद जाहिर सी बात है इसमें जब मियोसिस होगी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, मेल गैमीट n, पॉलन ग्रेन n, और फिर पॉलन ग्रेन n और मेल गैमीट भी n हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये तो पूरा हो गया कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये मैंने आपको ये इस स्केच डायग्राम से समझा दिया, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस तरीके का होता है। अब यहां पर भी वही चीज है कि जो मेगा स्पोरोफिल होगी उसमें मेगा स्पोरेंजियम होगी। अब वो मेगा स्पोरेंजियम में सिर्फ दो चीज होती है, एक होता है इंट्यूगमेंट और एक होता है न्यूसिलस। इंट्यूगमेंट बेटा बाहर की तरफ देखिए, और ये जो इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म के केस में जो मेगा स्पोरेंजियम, देखो नाम से ही समझ में आ रहा, मेगा स्पोरेंजियम यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें मेगा स्पोर पाया जाए या आगे जाके मेगा स्पोर डेवलप हो, इसे हम लोग मेगा स्पोरेंजियम कहेंगे। तो इन जिम्नोस्पर्म मेगा स्पोरेंजियम इज कॉल्ड, बोल बेटा, इज कॉल्ड ओव्यूल, ठीक है, उसे ओव्यूल कहते हैं। ये देखो, ये ओव्यूल देखो, यहां मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। मेगा स्पोरेंजियम में दो चीजें होती हैं, सिर्फ दो चीज होती हैं। एक तो बीच में न्यूसिलस होती है और किनारे की तरफ इंटेगुमेंट होता है। ये देखिए, ये बाहर की तरफ इस तरीके से ये इंटेगुमेंट है और अंदर की तरफ ये न्यूसिलस की सेल्स पाई जा रही हैं, ठीक है। ये इसे हम लोग ओव्यूल कहते हैं। दिस इज ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगा स्पोरेंजियम इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है भाई। आगे चले। अच्छा, अब देखो, अब क्या होगा कि ये जो न्यूसिलस की सेल है ना, ये जो न्यूसिलस की सेल है बेटा, इसमें से कोई एक सेल
अब वो मेगा स्पोर मदर सेल कहलाएगी, जो सबसे बड़ी साइज में होगी। न्यूक्लियस में बहुत सी सेल होंगी, हजारों सेल होंगी, लाखों सेल होंगी। अब उनमें से जो बड़ी साइज की सेल होगी, अब उससे बेटा हम लोग मेगा स्पोर मदर सेल कहने लगेंगे। अब इस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, ये है एमएमसी, ठीक है, ये एमएमसी। अब इसमें होगी मियोसिस। जब मियोसिस होगी तो क्या होगा, ये 4 बना लेंगी इस तरीके से, है ना, 4 बन जाएगा। 4 में से बेटा 3 डी जनरेट कर जाएगा और जो बचा रह जाएगा उसे हम लोग फंक्शनल मेगा स्पोर कहेंगे या फीमेल गैमेटोफाइट। देखो मैंने यही बात लिख रखी है, देखिए, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसिलस एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, एक्ट एज मेगा स्पोर मदर सेल, अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर। आउट ऑफ 4 मेगा स्पोर 3 डीजेनरेट, 3 खत्म हो जाएंगे और जो बचा रह जाएगा उसे हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट या इंडोस्पर्म कहेंगे। फिर से समझो, ये है बेटा एमएमसी यानी मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस एमएमसी में होती है क्या, मियोसिस, इसमें होगी मियोसिस, तो ये क्या बना लेगा, 4, ठीक है, ये 4 बना लेगा। अब इन 4 मेगा स्पोर में से 3 डीजेनरेट कर जाएगा, 3 बेटा डीजेनरेट कर जाएगा और जो बचा रह जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर कहेंगे या बेटा इससे ही हम लोग इंडोस्पर्म कहेंगे। तो इसलिए इंडोस्पर्म यहां पर कैसा होगा, एन होगा। बोलो समझ में आया, इंडोस्पर्म बेटा यहां पर एन होगा। अब आप मुझसे कहेंगे सर हम लोग जो इंडोस्पर्म पढ़े हैं 10th क्लास में, जब 10th क्लास में डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर इंडोस्पर्म 3n पढ़ाया गया था। तो बेटा वो जो 3n इंडोस्पर्म था वो किसका था, वो एंजियोस्पर्म का था। जहां आप लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा, बात सही है कि वो आप लोगों ने एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म पढ़ा है। यहां बेटा हम लोग जिम्नोस्पर्म के इंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं, जो कि कैसा होता है, एन होता है। एक और फर्क ये है कि ये जो एंडोस्पर्म होता है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है और जो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, एंजियोस्पर्म केस में वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। और फीमेल गैमीट लिव विद इन दी मेगा स्पोरेंजिया। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो बेटा ये फाइट है, सही कर लीजिएगा इसे। फीमेल गैमेटोफाइट यानी इंडोस्पर्म के अंदर क्या होगा, आर्किगोनिया, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इन जिम्नोस्पर्म आर्किगोनिया इज प्रेजेंट तो होती है लेकिन हाईली रिड्यूस्ड होती है, हाईली रिड्यूस्ड होती है, प्रेजेंट बट एंथ्रीडिया इज एब्सेंट, है ना। देखो अब यहां पर एक और बात बताता हूं एवोल्यूशनरी लिहाज से, सुनो बेटा, याद करो अलगी केस में एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया वहां पे उगोनियम कह रहे थे, वो पाया जा रहा था, वेल डेवलप था। जब हम लोग जिम्नोस्पर्म जब हम लोग ब्रायोफाइटा में आए तो वहां पर एंथ्रीडिया था और आर्किगोनिया था, वेल डेवलप। लेकिन और आगे आओ, जब हम लोग टेरिडोफाइटा में पहुंचे हैं, ये बात मेरी सुन लेना अच्छे तरीके, जब हम लोग टेरिडोफाइटा में पहुंचे हैं तो आर्किगोनिया पाया जा रहा है, एंथ्रीडिया भी पाया जा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा रिड्यूस, वेल डेवलप नहीं, बहुत लेस डेवलप पाया जा रहा है। और जब आप पहुंचे कहां पर, जब आप जिम्नोस्पर्म में पहुंचे हैं तो एंथ्रीडिया खत्म हो रहा है और आर्किगोनिया क्या है, बहुत ही हाईली रिड्यूस्ड है। अब आप जब एंजियोस्पर्म में जाएंगे तो ना एंथ्रीडिया पाया जाएगा और ना आर्किगोनिया पाया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी कि एवोल्यूशनरी लिहाज से एंथ्रीडिया कब तक मिलता है, तो याद रखना ये सब सवाल, काम की चीज बता रहा हूं। एंथ्रीडिया बेटा मिलता है टेरिडोफाइटा तक, और आर्किगोनिया कब तक हमें मिलता है, चाहे वो बहुत रिड्यूस्ड ही फॉर्म हो, लेकिन वो मिलता कब तक है हमें, जिम्नोस्पर्म तक। बहुत बढ़िया बात है ये। अच्छा अब देखो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया होगा, आर्किगोनिया के अंदर क्या होगा, एग होगा, हो गया। अच्छा अब उसके बाद क्या होगा बेटा, ईच पॉलन ग्रेन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब विच कंटेन मेल गैमीट, है ना। पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज 2 मेल गैमीट एट द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात हो रही है। 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म जाइगोट,
while other male gamete degenerate। भाई पॉलिनेशन के जरिए से, सुन लो मेरी बात, पॉलिनेशन के जरिए से जो पॉलन ग्रेन है वो कहां आ जाएगा, फीमेल पार्ट पे आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फीमेल पार्ट पे वो पॉलन ट्यूब के जरिए से मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक आ जाएगा। मेल गैमीट फीमेल गैमीट आपस में मिलेंगे और जाइगोट बना लेगा। उसके अलावा जो दूसरे मेल गैमीट्स होते हैं जो बचे हुए होते हैं वो डिजेनरेट कर जाएंगे। सीड इन जिम्नोस्पर्म आर नॉट इंक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, फ्रूट वॉल, सो दे आर कॉल्ड नेकेड सीड। सो इन जिम्नोस्पर्म ओवरी एंड फ्रूट इज एब्सेंट। ठीक है, ये होता है। हाँ, ये देखो बेटा, ये मैंने पूरा लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म का एक पूरा नक्शा खींचा है। ये लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म काफी आसान हो जाएगा, इसके बाद तुम्हें बहुत सी चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी। देखो, स्पोरोफाइट होता है ना, जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर है जिम्नोस्पर्म में। स्पोरोफाइट में मेल कोन होगा, मेल कोन में माइक्रोस्पोरोफिल होगी। देखो मैं क्रम से बताता चला रहा हूं, माइक्रोस्पोरोफिल ये भी 2n होगी। माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया में मियोसिस होगा। अब यहां पर देखो, यहां पर एक चीज, माइक्रोस्पोरेंजिया में फिर क्या होगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। अब उस माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो क्या बनेगा बेटा, माइक्रोस्पोर बन जाएगा। बोलिए, बन जाएगा ना, माइक्रोस्पोर बन जाएगा। अब बेटा माइक्रोस्पोर जो है वो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं, हाईली रिड्यूस पॉलन ग्रेन कहते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन जो है, इसके अंदर क्या होता है, मेल गैमीट होता है। तो यहां तक हम पहुंच गए मेल के केस में। यहां फीमेल में देख लें, स्पोरोफाइट है, उसमें फीमेल कोन होगी। फीमेल कोन में बेटा मेगा स्पोरोफिल होगा, मेगा स्पोरोफिल के अंदर मेगा स्पोरेंजिया होगी, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर फिर वही चीज, यहां पर मेगा स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगी, मैंने यहां पे लिखा नहीं है, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर बेटा एमएमसी होगी, यानी मेगा स्पोर मदर सेल होगी। उस मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगी, मियोसिस जब होगी, ये मेगा स्पोर मदर सेल है, जब इसमें बेटा मियोसिस होगी तो क्या होगा, 4 मेगा स्पोर बनेंगे। बोलो बेटा, 4 बनेंगे, उसमें से ये 3 डी जनरेट कर जाएगा। जो बचा हैगा उसे ही क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगा स्पोर या इंडोस्पर्म कहेंगे। अब बेटा उस फंक्शनल मेगा स्पोर या इंडोस्पर्म जो है वो फीमेल गैमीट कहलाएगा, जिसे हम इंडोस्पर्म कह रहे हैं। इसके अंदर आर्किगोनिया होती है, 2 आर्किगोनिया होती है। अब ये आर्किगोनिया के अंदर बेटा फीमेल गैमीट होगा। यहां तक हो गया। अब फीमेल गैमीट और मेल गैमीट आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा। यहां पर याद रखना, जो मेल गैमीट जो है या जो पॉलन ग्रेन है, फीमेल तक आता है पॉलिनेशन के जरिए से, और जिम्नोस्पर्म में पूरा का पूरा विंड पॉलिनेशन पाया जाता है। जाइगोट बन गया। अब जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो सीड बनाएगा, और सीड फिर अब नया फिर से स्पोरोफाइट बना देगा। मैंने यहां फ्रूट नहीं लिखा है क्योंकि ओवरी पाई नहीं जा रही है, ओवरी वॉल एब्सेंट है। ठीक, ये बात समझ में आ गई, पूरी लाइफ साइकिल समझ में आ गई जिम्नोस्पर्म की। आगे देखते हैं। अब यहां पर फर्टिलाइजेशन जो होता है, एक बात आप लोग लिख लीजिएगा इसमें पीछे की तरफ, यहां पर कहीं कि जिम्नोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है, जिम्नोस्पर्म में बेटा जो पॉलिनेशन होता है वो विंड पॉलिनेशन होता है। हाँ, फर्टिलाइजेशन जो होता है मेल और फीमेल गैमीट का, वो 2 तरीके से हो सकता है। एक ज़ाइडोसिफेनोगैमी होता है, एक सिफेनोगैमी होता है। सिफेनोगैमी देखो, ज़ाइडोसिफेनोगैमी होता है लोअर जिम्नोस्पर्म में, लोअर जिम्नोस्पर्म में होता है, और वहां पर मेल गैमीट कैसा होता है, मोटाइल होता है, यानी मूव कर सकता है। लेकिन सिफेनोगैमी वो क्या होता है, जो कि हायर जिम्नोस्पर्म में होता है, जहां पर मेल गैमीट कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। जब आप एंजियोस्पर्म में पहुंचेंगे ना बेटा, एंजियोस्पर्म में भी जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सिफेनोगैमी होता है। इसीलिए एंजियोस्पर्म में, क्योंकि वो नॉन मोटाइल होता है, तो एंजियोस्पर्म में पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है ताकि मेल गैमीट आ सके। समझ में आ गया? अच्छा, आगे देखते हैं। लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है। ये आगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे तो वहां पर इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म की डिप्लॉन्टिक होती है। अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, in gymnosperm, male and female gametophyte do not have independent free living existence. It means कि जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था कि
जिस तरीके से आप लोगों ने पढ़ाया हूं मैं कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा केस में जो गैमेटोफाइट होता है और स्पोरोफाइट वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है, वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन यहां पर इंडिपेंडेंट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, यानी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। गैमेटोफाइट रिमेन विद इन दी स्पोरेंजियम। गैमेटोफाइट जो होता है वो अटैच होता है या डिपेंड होता है स्पोरोफाइट से नरिशमेंट के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक साइकैडोफाइटा है जिसे हम लोग लोअर जिम्नोस्पर्म कहते हैं, अभी मैंने बताया था। देखो अभी इसका यहां जिक्र किया था कि लोअर जिम्नोस्पर्म जिसमें मेल गैमीट मोटाइल होता है, साइकैडोफाइटा हो गया। और दूसरा ग्रुप कैसा है? एक ग्रुप तो हो गया साइकैडोफाइटा है बेटा, और दूसरा ग्रुप है इसका, दूसरा ग्रुप है कॉनिफेरोफाइटा। ठीक है, एक ग्रुप हो गया साइकैडोफाइटा और एक हो गया कॉनिफेरोफाइटा। साइकैडोफाइटा लोअर जिम्नोस्पर्म को कहते हैं और ये हाई जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। इसके दो तीन एग्जाम्पल हैं बहुत मशहूर। एक पहला एग्जाम्पल है विलियमसोनिया, ये एक फॉसिल प्लांट है। विलियमसोनिया के लिए बेटा एक दो बातें जरूर याद रखिएगा। एक इंडियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की, मैं उनका नाम बता देता हूं, वो है प्रोफेसर बीरबल साहनी। प्रोफेसर बीरबल साहनी, और इन्हीं के नाम से लखनऊ में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी भी है। कभी पूछा जा सकता है क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कहां पर हैं बीरबल, और इस इंस्टीट्यूट में ये विलियमसोनिया प्लांट भी रखा हुआ है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहां पर है? लखनऊ, यूपी, लखनऊ। ठीक है, तो ये विलियमसोनिया। दूसरा ज़ैमिया पिग्मिया, और थर्ड है साइकस। याद रखिएगा साइकस लोअर जिम्नोस्पर्म के ग्रुप में इंक्लूड होता है, इसे सैगोपाम भी कहते हैं। और साइकस में खास बात ये होती है कि इसमें फीमेल कोन एब्सेंट होता है, फीमेल कोन एब्सेंट होता है। और साइकस के लिए एक और बात है बेटा कि साइकस कैसा होता है? डाइशियस होता है, साइकस डाइशियस होता है। ठीक, कॉनिफेरोफाइटा हायर जिम्नोस्पर्म। इसका एक पहला एग्जांपल है जिंको बाइलोबा, लिविंग फॉसिल कहते हैं जिंको बाइलोबा। इसकी खास बात यह है कि यह है तो हायर जिम्नोस्पर्म। हायर जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिसमें मेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है। देखो कहां है? हाँ ये देखो, हायर जिम्नोस्पर्म, इसमें मेल गैमीट कैसा होता है? नॉन मोटाइल। तो यानी इसमें क्या होना चाहिए? मेल गैमीट मोटाइल, नॉन मोटाइल होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये एक ऐसा एक्सेप्शन है, ये जिंगो बाइलोबा का, जो कि होता तो हायर जिम्नोस्पर्म में है, लेकिन इसका गैमीट कैसा होता है? गैमीट बेटा मोटाइल होता है। दूसरा एग्जाम्पल पाइनस। तीसरा सिड्रस, जिसे हम लोग देवदार भी कहते हैं, सिड्रस। टैक्सस, इससे बहुत मशहूर एक चीज निकलती है टैक्सॉल। पाइनस से एक केमिकल निकलता है रेजिन। रेजिन ये बेटा पेंट में और ऑयल्स में, इस तरह की चीजों में इस्तेमाल होता है। पाइनस से निकलता है रेजिन। इसी तरीके से टैक्सस से निकलता है टैक्सॉल, ये कैंसरस मेडिसिन होती है। नीटेल और ओरोकेरिया एक्सेल्सा, इसे क्रिसमस प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, ओरोकेरिया एक्सेल्सा। नेक्स्ट, थोड़ा सा यहां पाइनस के लिए एक बार बता दे रहा हूं कि पाइनस जो होता है बेटा, ये मोनोइशियस प्लांट होता है, यानी एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स ऑर्गन होता है। पॉलन ग्रेन ऑफ पाइनस हैव विंग्स, ये क्वेश्चन है तुम्हारे नीट 2018 का। 2018 क्वेश्चन है कि वो कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन होता है। इस तरीके का इसमें पॉलन ग्रेन होता है। थोड़ा सा मैं बना दे रहा हूं। देखो ये क्या है? विंग्स है या एयर सैक है।
ये एयर सैक है, ये क्या है, ये एक्साइन है, ये क्या है, ये इंटाइन। तो ये बेटा मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाया है पाइनस का। नेक्स्ट, पाइनस शो पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है सीड हैव मोर देन वन एम्ब्रियो। देखो लफ्ज से समझ में आ रहा है, पॉली मतलब होता है मेनी, लफ्ज पॉली मतलब होता है मेनी, और एम्ब्रियो है ना, यानी इसका मतलब क्या होगा, हैव मोर देन वन एम्ब्रियो। एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं, बहुत से एम्ब्रियो होते हैं, लगभग 16 एम्ब्रियो पाया जाता है, और ये क्लीवेज से बनता है। आप लोग 12th में पढ़ेंगे, क्लीवेज एम्ब्रियोनी इसी में कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है इससे रिलेटेड। एक रिमार्क एक बात बता रहे हैं, एक चीज होती है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जो एज ऑफ प्लांट की जो स्टडी होती है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी एज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आप कभी प्लांट को कट करिए, है ना, ये प्लांट है, आपने इसको कट किया, कट करेंगे तो आप पाएंगे कि इस तरीके से बेटा उसमें ऐसे, ये ब्रांच है, इस तरीके से ऐसे रिंग्स होती हैं। इन रिंग्स के जरिए से हम क्या पता करते हैं, एज ऑफ प्लांट पता करते हैं। ठीक है, ये मैं तुम्हें एनाटॉमी में बताऊंगा कैसे पता किया जाता है और क्यों ऐसा होता है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी के बाद, तब वहां मैं आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आप एज ऑफ प्लांट निकाल सकते हैं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जहां पर हम एज ऑफ प्लांट को स्टडी करते हैं। ये दिस डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज नॉट एप्लीकेबल इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नहीं हो पाता है, जिम्नोस्पर्म में हम एज नहीं पता कर पाते हैं, लेकिन जहां पर हम एंजियोस्पर्म की बात आती है तो वहां हम पता कर लेंगे। वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे पता किया जाता है। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिए कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज नॉट एप्लीकेबल टू जिम्नोस्पर्म। अब लास्ट टॉपिक है इसमें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसमें सबसे पहला है, ये इंपॉर्टेंट है, एक मेडिसिन होती है जिसे हम लोग, एक केमिकल होता है इफेड्रिन। ये केमिकल है इफेड्रिन, जो कि एक प्लांट होता है जिम्नोस्पर्म है, इफेड्रा, उससे मिलती है, और ये हम इस्तेमाल करते हैं अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, अस्थमा बीमारी के लिए हम इफेड्रिन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से टैक्सोल, अभी बताया था टैक्सोल बेटा, टैक्सोल जो है ये एक प्लांट है, एक जिम्नोस्पर्म है टैक्सस, उसकी जो बार्क होती है, छाल बार्क जो होती है, उससे बेटा टैक्सोल केमिकल निकाला जाता है। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट कैंसर, ये कैंसर के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सीड ऑफ पाइनस जेराडियाना, जिसे चिलगोजा कहते हैं, वो ईडेबल भी होता है, खाने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म क्योंकि सॉफ्ट वुड होती है, नॉन पोरस होती है, इसीलिए जो बहुत लाइट किस्म के जो फर्नीचर होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ लाइट फर्नीचर, हल्की किस्म के जो फर्नीचर होते हैं, पेपर है, मैच स्टिक है, इन सब चीजों के लिए भी हम जिम्नोस्पर्म की लकड़ी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा मैंने बताया था रेजिन जो होती है वो बहुत सी चीजों में, स्पेशली पेंट या इस तरह की चीजों में इस्तेमाल होती है, जो कि पाइनस से मिलता है। तो ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हमने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अभी तक के सारे नोट्स बना लिए होंगे। नोट्स बनाने के बाद उसे बेटा पढ़ भी डालिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगाइए। जो भी किताब आपके पास है, मैं कोई किताब का एक स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, जो भी आपके पास है, मार्केट में जो अवेलेबल हो वो आप लीजिए, क्वेश्चन लगाइए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।